जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि आपको पता होगा हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री में इससे पहले हम 2 वीडियो कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो वीडियो जाकर देखिए, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, बहुत ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि वो वीडियो देख कर के आप ये जान पाएंगे कि किस तरह हम प्राचीन भारतीय इतिहास को मध्यकालीन भारत इतिहास से लिंक अप करेंगे और फिर मध्यकालीन भारत को आधुनिक भारत के इतिहास से कैसे लिंक अप करेंगे, उसमें डिटेल से बताया मैंने। और उस चीज़ में हमने ये चर्चा किया था कि इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए इतिहासकारों ने इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहले पार्ट को बताएगा प्राग ऐतिहासिक काल था, दूसरा पार्ट आदि ऐतिहासिक काल था और तीसरा पार्ट ऐतिहासिक काल था। इन तीनों पार्ट को हम पिछली वीडियो में डिटेल से एनालिसिस किए हैं और उसमें उन्होंने बताया था डिटेल से जी ये क्या था। प्राग ऐतिहासिक काल का मानव पढ़ा लिखा नहीं था, इसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिलेगा, केवल प्राथमिक साक्ष्यों पर हमें निर्भर रहना पड़ेगा। उसी से अनुमान लगाकर हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में लिखेंगे। उसके बाद आदि ऐतिहासिक काल आएगा। आदि ऐतिहासिक काल में आएगा यह कि ये मानव तो पढ़ना लिखना जानता था, लेकिन इसकी लिपि जो थी हमने उसकी लिपि को अभी पढ़ नहीं पाया। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, उनकी लिपि को नहीं पढ़ पाया। उसके बाद से देखें उस सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, नील नदी की सभ्यता, उसको भी हम पढ़ पाने में असफल रहे। यानी उस काल की लिपि को अभी हम पढ़ नहीं पाए, लिखित साक्ष्य है लेकिन पढ़ नहीं पाए, तो विशेषकर पुरातात्विक साक्ष्यों की सहारा लेना पड़ा हमें। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानने के लिए हमें पुरातात्विक साक्ष्यों का ही सहारा लेना पड़ा। फिर ऐतिहासिक काल आएगा। इस काल में देखेंगे लिखित और पुरातात्विक साक्ष्य दोनों मिलेंगे। जैसे आप देखेंगे ऋग वैदिक वेद मिलेंगे, वेदों से जानकारियां मिलेगी, बहुत सारे पुराण मिलेंगे, उससे जानकारियां मिलेगी और बहुत सारे पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलेंगे। तो इसमें दोनों एविडेंस मिलेंगे, पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलेंगे और पुरातात्विक साक्ष्य भी मिल जाएंगे और इसमें लिखित साक्ष्य भी मिल जाएंगे। यानी लिखित साक्ष्य भी मिलेंगे क्योंकि लिपि को हम पढ़ सकते हैं, जैसे 16 महाजनपद हुआ। पिछले वीडियो में इसको बहुत डिटेल से एनालिसिस किए हैं, पिछली वीडियो जरूर जाकर देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए हम लोग क्या करेंगे। प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में हमने देखा था। प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में देखा था कि प्राग ऐतिहासिक काल के अध्ययन की सुविधा के लिए इसे हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। जानते प्राग ऐतिहासिक काल का मानव क्या था, पत्थरों का ही प्रयोग करता था, पत्थरों की गुफाओं में रहता था, पत्थरों का औजार के रूप में यूज करता था। इसीलिए इसे पत्थरों से जुड़े रहने के कारण उसको पाषाण काल का नाम दे दिया। यानी प्राग ऐतिहासिक काल को पाषाण काल भी कहते हैं, यानी पत्थरों का युग कहते हैं, क्योंकि मानव पत्थरों से ही रिलेटेड था। यानी मानव पत्थरों का ही सहारा लेकर अपना रक्षा करता था। पत्थर उसके औजार होते थे, जंगली जानवरों को पत्थरों से मारता था, पत्थरों से मारकर उसको लाकर के भोजन करता था और पत्थर से जंगली जानवरों से अपनी रक्षा भी करता था, पत्थरों की गुफाओं में रहता था। हाँ, और जानेंगे अभी पाषाण काल को 3 भागों में बांट दिया जाएगा। तो पाषाण काल को 3 भागों में कौन कौन बांटा जाएगा, एक पूरा पाषाण काल हो जाएगा, ये एक मध्य पाषाण काल, एक नव पाषाण काल हो जाएगा। अब तीनों पाषाण काल को हमने बहुत डिटेल से एनालिसिस किया कि पूरा पाषाण काल क्या होता है, मध्य पाषाण काल क्या होता है, नव पाषाण काल क्या होता है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था। इस वीडियो में देखेंगे कि उनके जो साक्ष्य हैं कहाँ कहाँ से मिले थे। जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट बिंदु होंगे उसी इसमें देखने का प्रयास करेंगे। ये परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। स्थल है और ये संबंधित साक्ष्य है। यानी एक स्थल होगा, इस स्थल से जो क्या संबंधित रहा, दमदमा से हमें एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं। आप ये कहेंगे कि ये दमदमा है कहाँ, तो दमदमा देखिए उत्तर प्रदेश में कहाँ है, ये दमदमा है कहाँ, यूपी में है। यानी उत्तर प्रदेश के यूपी में प्रतापगढ़ नाम का जिला है। प्रतापगढ़ नाम का जो जिला है उसमें क्या है, उसमें एक विराट नामक राजा हुआ करते थे। नहीं, विराट का किला मिल जाएगा, विराट महल, जिसमें ये विराट के किला से दमदमा तक एक गुफा जाती है। मान लीजिए विराट का गुफा है और विराट की महल से, यानी विराट की एक महल होती है,
और राजा विराट की एक महल होती है, इसी महल से गुफा जाता है दमदमा तक। तो ये कहा जाता कि जब इसमें पांडवों को अग्नि लगाई गई थी, पांडव भाग करके ये दमदमा तक गए थे। इसका पूरा डिटेल एनालिसिस कर रखा है, स्टोरी बता रखा है, आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। हाँ, क्योंकि अब पिछली वीडियो में जाके देखिए पूरी जानकारी है कि दमदमा कैसे रिलेटेड है, यहाँ कब्रें कौन कौन सी मिली है। यहाँ जानते हैं कि एक जो इसका राजा था, राजा विराट था, उसी महल का उसका सेनापति था कीचक। कीचक जाते तो भीम ने उसकी हत्या कर देते हैं, और किस प्रकार हत्या करने के बाद ये कीचक बंधु इनका पीछा करते हैं, इनको जलाकर इसी में मतलब जलाने का प्रयास करते हैं विराट महल में। लेकिन इससे पहले ही पांडव जान जाते हैं, और पांडव इसी इसी गुफे के रास्ते दमदमा पहुंच जाते हैं। कीचक बंधु के कुछ को तो यही भीम मार देते हैं, और कुछ का कीचक को तो यही मार देते हैं, और कुछ इनका पीछा करते हुए यहाँ चले जाते हैं। तो भीम ने क्या किया, यहाँ इनको मतलब इनको यहाँ पर हत्या कर दी। भीम ने पत्थरों को चलाकर इसके सिर में मारे, सिर में भी पत्थरों को प्रमाण मिले हैं। यहाँ से पहली मानव दुनिया में मानव की पहली हत्या, पहला कत्ल यही दमदमा में देखने को मिलता है। क्योंकि मान लो एक खोपड़ी है, खोपड़ी में ये पत्थर के टुकड़ों से दे मारा थे, पत्थर का टुकड़ा जाके इसमें फल गया। तो इसकी खोपड़ी में पत्थर के टुकड़े क्यों है, क्योंकि चला के मारे होंगे तो उसके खोपड़ी में घुस गया होगा, और खोपड़ी में घुस गया तो अभी तक उस खोपड़ी में था, अवशेष में मिला है, पुरातत्विक साक्ष्य मिला है। ये पौराणिक कथाओं से, महाभारत से इसका लिंकअप लगाया जाता है। आप पिछली वीडियो में जाके देखिए, बहुत डिटेल से एनालिसिस स्टोरी का किया है मैंने। तो दमदमा में मिले क्या थे, तो दमदमा में इस प्रकार के अवशेष मिले थे। तो एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं। 3 मानव कंकाल यही थे दमदमा में। ये तो कीचक बंधु होंगे ना, उन्हीं का कीचक बंधुओं का ही अवशेष मिला होगा। उसमें एक में खोपड़ी में पत्थर मिला, अब उसका देखा गया कार्बन 14 से अगर उसका लगाया गया कि कितना साल पुराना है, तो 10,000 साल पुराना। और 10,000 साल पुराने का मतलब वो महाभारत से रिलेट हो रहा था। उसको जो महाभारत की कथाएं थी उसमें जो अध्याय 14 से लेकर 24 तक था, उसमें इसका बात का जिक्र है। हाँ, बात है आदमगढ़। आदमगढ़ क्या है, आदमगढ़ से कौन सा प्रमाण मिला है, तो आदमगढ़ से हमें क्या मिला है, पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन का साक्ष्य मिला है। यहाँ पर क्या मिला है, देखिए इसको ऊपर करता हूँ। आदमगढ़ है कहाँ, आदमगढ़ आपका मध्य प्रदेश में है, एमपी में। आदमगढ़ कहाँ, मध्य प्रदेश के एमपी में आदमगढ़ पड़ता है। यहाँ से मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन का साक्ष्य मिला है। क्या मतलब पशुपालन, यहाँ के मतलब मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन का साक्ष्य मिला है। यानी इससे मालूम होता है कि मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन होता था। हम आते हैं आगे, आप देखेंगे यहाँ से प्राचीनतम साक्ष्य किस चीज का मिला है, मेहरगढ़। आप कहेंगे मेहरगढ़ है कहाँ, ये कहाँ स्थित है, पहले ये बताओ। हम ये नहीं जानेंगे मेहरगढ़ में क्या मिला है, पहले तो ये बता दो मेहरगढ़ है कहाँ। तो मेहरगढ़ भैया, मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मेहरगढ़ स्थित है। और मेहरगढ़ में मिला क्या, तो आप जान लो, प्राचीनतम अस्थाई जीव का प्रमाण मिला है, जीवन का प्रमाण। यानी अस्थाई रहेंगे तो भाई कृषि का तो विकास करेंगे, अस्थाई तभी तो रहेंगे। जंगली जानवर नहीं मिले तो भूखे नहीं न सोएंगे, अगर किसी दिन शिकार नहीं हुए तो भूखे तो नहीं सोएंगे, तो अस्थाई बसेंगे नहीं। यानी अस्थाई बसना होगा तो भाई कृषि का आविष्कार हो जाएगा, यानी कृषि का आविष्कार किए होंगे, घर भी बनाए होंगे, घर बनाएंगे तभी तो अस्थाई रहेंगे। यानी मेहरगढ़ जो मतलब पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, वहाँ से प्राचीनतम अस्थाई जीवन का प्रमाण मिला है। अब यहाँ से थोड़ा सा अगर मैथ और रीजनिंग के छात्र हैं तो थोड़ा दिमाग लगाइए कि प्राचीनतम अस्थाई जीवन का प्रमाण, यानी अगर अस्थाई जीवन है तो वहाँ रहने के लिए इन्हें घर भी जरूरत होगी, घर की आवश्यकता होगी। अगर घर होगी तो मान लीजिए अगर जंगली जानवरों का जिस दिन शिकार नहीं कर पाए तो उस दिन भूखे तो सोएंगे नहीं। मान लीजिए बहुत लंबे टाइम तक अस्थाई रहेंगे तो हो सकता है जंगली जानवरों को वहाँ शिकार करने से जंगली जानवर भाग के दूसरी जगह चले जाएं, तो शिकार करने में इनको दिक्कत आ जाती।
तो इसका पीछा अगर अस्थाई न रहते तो पीछा करके चले जाते और जहाँ पर जंगली जानवर मिलते वहाँ मार के खाते थे। लेकिन अस्थाई रहने का मतलब कृषि का विकास कर लिए होंगे, और कृषि का विकास करेंगे। अस्थाई जीवन है, जैसे ठंडी, जाड़ा, गर्मी, बरसात से बचने के लिए यह अस्थाई जीवन है, तो घर भी बनाए होंगे। तो इसको देखेंगे तो यहाँ से सबसे पहले क्या मिला, कृषि का भी प्रमाण मिला। यहाँ से कृषि के अवशेष भी मिले हैं। इसमें अवशेष में क्या मिला है, सबसे पहले यहाँ कृषि के मतलब कृषि की फसलों का अवशेष मिले। जैसे गेहूं की 3 प्रजातियां मिली है, गेहूं की 3 प्रजातियां मिली है। उसके बाद जौ की 2 प्रजातियां मिली है, और यहाँ कच्ची ईंटों के मकान के प्रमाण मिले हैं। अब यही जब सिंधु घाटी में देखिए, ये क्या, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में प्रवेश करेंगे तो अब क्या मिलेंगे, पक्की ईंटें मिल जाएगी। अभी ये मेहरगढ़ कौन सा स्थान है, ये नवपाषाण काल का स्थल है, नवपाषाण काल का पुरातात्विक स्थल है। ये नवपाषाण काल का स्थल है, और नवपाषाण काल में कच्ची ईंटों का प्रयोग होता है। जैसे हम सिंधु घाटी सभ्यता में जाएंगे तो पक्की ईंटें देखने को मिलेगी, पक्की ईंटों से घर बने मिलेंगे। वहाँ पर नालियों का समायोजित मतलब सुव्यवस्थित ढांचा तैयार किया हुआ मिलेगा, वहाँ सड़कें मिलेंगी, मतलब ये नगरीय व्यवस्था मिलेगी। तो यहाँ से अभी शुरुआत है, मतलब प्राचीन काल में अस्थाई जीवन को वहाँ से प्रमाण मिला है। तो देख सकते हैं कैसे। और यहाँ देखिए कच्ची ईंटों के जो इनके मकान आयताकार है, कच्ची ईंटों के आयताकार मकान बनने के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से, मेहरगढ़ से मिले हैं, समझ में आया। और प्राचीनतम अस्थाई जीवन के साक्ष्य मिले हैं। प्राचीनतम अस्थाई जीवन के साक्ष्य मिलेंगे कब, जब अस्थाई रहेगा मानव, तो कम से कम घर होना चाहिए, कम से कम खाने के लिए चीजें होनी चाहिए। जानते हैं बहुत लंबा सब, जैसे मान लीजिए मध्य पाषाण काल का मानव हो गया, तो अस्थाई रहने की प्रवृत्ति उनमें नहीं पाई जाती थी। जैसे पूरा पाषाण का मानव हो गया, तो जहाँ ज्यादा शिकार करता था वहां से जंगली जानवर, मान लीजिए यहाँ पर आदि मानव कोई है, आदि मानव मान लीजिए यहाँ शिकार कर रहा है, तो बहुत सारे जंगली जानवर भाग भाग के इधर चले जाएंगे, इनके पीछे पीछे भी यहाँ चला जाएगा। भाई खाने के लिए इसे कुछ है नहीं, क्या खाएगा इसको, अब जंगली जानवर रहबे नहीं करेंगे तो ये क्या खाएगा बताओ, भूखा नहीं मरेगा, नहीं मरेगा। इसके पीछे पीछे भाग के जाकर यहाँ शिकार करेगा। आज जब ये अस्थाई रहने लगा, अस्थाई, तो भाई जंगली जानवरों पर निर्भरता छोड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए कृषि का विकास कर लिया। कृषि में बताया मैंने, गेहूं की 3 प्रजातियों का प्रमाण मिला है, जौ की 3 प्रजातियों का प्रमाण मिला है। ये तो हमें बहुत पहले शाकाहारी जीवन व्यतीत करते थे लोग यार, मतलब हिंदू धर्म कितना महान है, मतलब तब से देखिए शाकाहारी भोजन का प्रमाण। अगर इंडिया में मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में शाकाहारी भोजन का सबसे पहला, दुनिया का सबसे पहला प्रमाण मिलता है। अभी देखेंगे चावल का प्रमाण यूपी से मिल जाएगा है, और यहाँ से गेहूं से मिल जाएगा। ये पाकिस्तान से बाद में जो मेहरगढ़ है, पाकिस्तान तो हमारा 1947 में अलग हुआ था ना। ये तो पहले तो हमें एक ही भाग, एक ही खंड थे, अखंड भारत का वो पार्ट था, और पार्ट है भी। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे क्या है, आगे देखेंगे पाषाण पाषाण संस्कृति से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता तक के अवशेष मिले हैं। यहाँ से क्या है, मेहरगढ़ से क्या क्या मिले, नव पाषाण, ये देखिए प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण यहाँ से मिले हैं। तो ये नवपाषाण काल के हैं। अब ये देखेंगे यहीं से नवपाषाण काल के, यहीं से नवपाषाण काल के स्थल मिले हैं, तो यहीं से सिंधु घाटी सभ्यता के भी स्थल मिलेंगे। तो वही करा है, पाषाण संस्कृति से लेकर, यानी पाषाण संस्कृति से लेकर के सिंधु घाटी सभ्यता तक के अवशेष मेहरगढ़ से मिले हैं। तो मेहरगढ़ से क्वेश्चन एकदम जायज बनता है, क्योंकि ये पाषाण काल से लेकर के सिंधु घाटी सभ्यता तक इसको अवशेष मिलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेहरगढ़ को आप याद करिए। मेहरगढ़ एक मेढ़ है, समझ लीजिए, है जो जो नौ पाषाण यानी पाषाण काल से लेकर के और सिंधु घाटी सभ्यता के बीच में एक मेढ़ का काम कर रहा है। समझ में आया, ये पाकिस्तान में स्थित है। और आ जाइए आप, ये हो गया पाषाण संस्कृति हो गई। अब हम आते हैं हथनौरा। पहले ये बताओ क्या मिला, ये ना बताओ, पहले ये बताओ हथनौरा है कहाँ, हथनौरा स्थित कहाँ। तो भैया ये हथनौरा ना भारत में एमपी में स्थित है, एमपी में स्थित है। कहाँ, एमपी में स्थित है। अरे एमपी में तो स्थित है भैया, एमपी में स्थित है। हथनौरा कहाँ, भारत के एमपी में स्थित है। अच्छा यहाँ से क्या मिला, तो यहाँ से मिला है क्या क्या चीजें मिली है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य,
यानी भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य हथनौरा से मिला है। ये कहाँ है? ये नर्मदा नदी और होशंगाबाद, होशंगाबाद जानते हैं मध्य प्रदेश में पड़ता है, नर्मदा नदी के आसपास मिले हैं। नर्मदा नदी के आसपास मिले, देखिए नर्मदा नदी, अच्छा कौन सा कंकाल में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य मिले, यानी भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य यहीं से मिला है जो नर्मदा नदी के किनारे है, होशंगाबाद के आसपास में है। तो यहाँ से मानव की खोपड़ी का प्रमाण मिला है। क्या मिला है? मानव की खोपड़ी, यानी यहाँ से क्या मिला? हथनौरा से मानव की खोपड़ी मिली है, मानव की खोपड़ी का प्रमाण मिला है यहाँ से। यहाँ पर चीज, यहाँ क्या मिला सबसे अच्छा, इसका खोज कब हुआ था यार? मतलब हथनौरा है तो ये मानव की खोपड़ी कब खोजी गई थी? तो खोजी कब गई थी ये? तो खोजी गई थी आपका 1982 में। और 1982 में किसने खोज किया होगा? हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि किसने खोज किया होगा, लेकिन देख लीजिए इन्होंने किसने खोज किया था, उसको उत्खनन करता थे अरुण सोनकिया, अरुण सोनकिया के द्वारा इसका क्या किया गया था? अरुण सोनकिया के द्वारा इसका उत्खनन किया गया। इसी उत्खनन में क्या पाया गया? एक खोपड़ी पाई गई। तो खोपड़ी ये कौन थी? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य यहीं से मिला, हथनौरा से। ये एमपी में स्थित है। एमपी जानते हैं भारत के बीचों बीच में स्थित एक राज्य है, समझ में आया? अब आते हैं भीमबेटका। भीमबेटका भी क्या है? भीमबेटका भी एमपी में स्थित है, यानी मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका से क्या मिला है? प्रागैतिहासिक चित्रकला मिला है, चित्रकला शैल, यानी जो पत्थर की गुफाएं हुआ करती थी उन गुफाओं में चित्रकला का प्रमाण मिला है। ये क्या है? ये पूरा मतलब ये पूरा पाषाण काल का, पूरा पाषाण काल का ये है। ये तो क्या, ये नवपाषाण काल का स्थल है, लेकिन ये पूरा पाषाण काल का स्थल है। ये पूरा पाषाण काल नहीं, ये नवपाषाण काल नहीं, ये भी क्या, ये पूरा पाषाण काल का है। हथनौरा पूरा पाषाण काल का स्थल है, भीमबेटका भी पूरा पाषाण काल का स्थल है। यहाँ से देखिए प्रागैतिहासिक प्रागैतिहासिक चित्रकला मिला है। कौन से? भीमबेटका से। ये कहाँ है? भीमबेटका बताया मैंने एमपी में है। ये भी क्या है? एमपी में स्थित है और यहाँ से नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। जानते हैं ये भीमबेटका जो है भोपाल से 40 किलोमीटर दूर, भोपाल से 40 किलोमीटर दक्षिण में, यानी भोपाल से जो मध्य प्रदेश की राजधानी एमपी की राजधानी से साउथ में, मतलब जो भोपाल की राजधानी उसके दक्षिण में 40 किलोमीटर दूरी पर भीमबेटका स्थित है। भीमबेटका नर्मदा नदी के किनारे स्थित है और यहीं से प्रमाण मिले हैं। यहाँ से प्रमाण सबसे पुराने शैल का मतलब शैल चित्र यहीं से मिले हैं। मानव निर्मित गुफाओं का घर है, यानी मानव निर्मित गुफा। मानव बचने के लिए सर्दी से जाड़ा से क्या करे, परेशान होता था, तो उन्हें जंगली जानवरों से बचने के लिए, सर्दी जाड़ा से बचने के लिए पत्थर की गुफाओं में शरण लिया था। तो भीमबेटका क्या था? वही पत्थर की गुफाएं थी। पत्थर की गुफाओं में क्या बनाया इन्होंने चित्रकला बनाया। नहीं सबसे पुराना अब तक खोजा गया सबसे पुराना, यानी दुनिया में सब खोजा गया सबसे पुराना ये क्या था? चित्रकला था। चित्रकला की मतलब भीमबेटका की दीवारों पर बनाई गई थी, गुफा की दीवारों पर चित्रकला आज भी ये संरक्षित है और इसे खोजा गया। और देखिए बहुत ही प्राचीन है, भारत में मिला है, मध्य प्रदेश में। भीमबेटका क्या है? मध्य प्रदेश में, इसे याद रखिए। कभी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है कि भीमबेटका कहाँ है? एमपी में। यहाँ से क्या खोजा गया? तो एक मानव निर्मित गुफाएं मिली हैं जिस पर चित्रकला बनाए हैं पशुओं के, जानवरों के चित्र बनाए हैं उस पर सब। अच्छा, अन्य तथ्य का इम्पोर्टेंट क्या है? अन्य तथ्य का इम्पोर्टेंट क्या है? जैसे बुरजोम, जानते हैं बुरजोम जम्मू कश्मीर में है, झेलम नदी के किनारे। खोज किसने किया था? डी टेरा और एवं पीटरसन द्वारा डी टेरा और पीटरसन ने बुरजोम की खोज किया था, जो जम्मू कश्मीर के झेलम नदी के किनारे है। अब आते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल क्या भैया? मध्य पाषाण काल भारत में अस्थिपंजर का सर्वप्रथम साक्ष्य, भारत में अस्थिपंजर का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलेगा?
मध्य पाषाण काल से मिलेगा। और मध्य पाषाण काल का दो स्थल कहाँ, यूपी के प्रतापगढ़ जिले में है, मैंने बताया था। जैसे यूपी के प्रतापगढ़ में दमदमा हो गया और क्या है, और वहां से यूपी में दो स्थल हैं, दमदमा है और एक कौन सा स्थल है, ये एक है, देखिए यहाँ से जानते हैं विराट की महल है, उसमें बताया था कि भीम ने किस तरह वहां पर मतलब कीचक को मार डाला। तो वहां पर एक दो मतलब किस नदी के किनारे है, देखिए ये गोखुर झील है, नदी ने गोखुर झील के प्रतापगढ़ से 15 किलोमीटर दूरी पर गोकुर झील है। गोकुर झील के किनारे एक स्थल है, मतलब पूरा पाषाण कालिक स्थल है, उसका नाम है मध्य पाषाण काल का स्थल, उसका नाम है नाहर राय का स्थल है, यहाँ पर मिला मध्य पाषाण कालिक स्थल है। और एक स्थल महोदहा मिला है, जहाँ से क्या है, यही सुरंग मतलब जाता था, राजा विराट महल से मगधा तक सुरंग जाती थी, उसकी स्टोरी मैंने बताया था, उसे जान सकते हैं। वहां से क्या मिला है, मध्य पाषाण कालिक जो साक्ष्य मिले वो क्या मिले हैं, देखिए सराहनाहर राय से ये 11 मानव समाधियां मिली है, क्या मिली है, 11 मानव समाधियां मिली है। यही कर भारत में अस्थि पंजर का सर्वप्रथम साक्ष्य इसे मिला है, क्योंकि 11 मानव समाधियां मिली है और दो मेल और दो फीमेल और को मतलब कंकाल बॉडी मिली है, यहाँ से 2 मेल और 2 फीमेल के कंकाल बॉडी मिली है। 11 और 2 + 2 ऐड करें तो कुल हो जाता है 15, यानी 15 मानव कंकाल यहाँ से मिले हैं। जब इनको डिजिटली मानव कंकाल पर मांस चढ़ा के देखा गया तो इनको हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त पाया गया, मतलब उस टाइम वो बहुत मतलब उनकी हड्डियां बहुत मजबूत हुआ करती थी और मतलब स्ट्रक्चर भी एकदम सही था, हष्ट पुष्ट एवं तंदुरुस्त अवस्था में इनकी मानव कंकाल मिले थे। अच्छा, अब यहीं से क्या मिला था, गर्त चूल्हे मिले थे, गर्त चूल्हे 8 गर्त चूल्हे मिले थे। अब ये गर्त चूल्हे का इस्तेमाल कहाँ होता है, तो गर्त चूल्हों का जैसे मान लीजिए शिकारी जानवरों को शिकार करके लाए सब, तो गर्त चूल्हे में इन जानवरों को भून के खाते थे सब, भून को खाते थे क्योंकि स्वादिष्ट होता था। आप सोचिए भून के खाते थे, यानी अग्नि से परिचित थे, हाँ बिल्कुल, ये ये पूरा पाषाण काल से ही अग्नि से परिचित था मानव, लेकिन बहुत लिमिटेड क्षेत्र में था। मान लीजिए आग का खोज हुआ, उस समय कम्युनिकेशन का माध्यम क्या है, मान लीजिए उस समय कम्युनिकेशन का माध्यम तो था ही नहीं, मान लीजिए यहाँ छोटे छोटे कस्बे महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट होगा, तो इस कॉन्टिनेंट के मान लो कुछ पार्ट के लोग आके खोज कर लिए, तो ये पूरे पार्ट में फैलने में हजारों साल लग जाता था, तो धीरे धीरे जानते था आग की खोज हो गई, फिर यहाँ तक आने में टाइम लगता था। तो पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ, आग का पूरा यूज करना अभी ये नहीं जान रहे, मान लो आग का आविष्कार हो रहा है, आग का आविष्कार हुआ, उसको पूरे क्षेत्र में फैलने में टाइम लगेगा। तो मान लो उस समय कम्युनिकेशन का माध्यम था नहीं, इस समय का जैसे डिजिटल जमाना है, हाँ तुरंत तुरंत हम लोग मैसेज पढ़ लेते, उस समय था नहीं, कम्युनिकेशन का माध्यम था नहीं। हो सकता है कि यहाँ का जो मानो लैंग्वेज जानता है यहाँ का नहीं जान पाता वो लैंग्वेज क्या है, तो इनके में आपस में कम्युनिकेशन होने में कितना टाइम लगा होगा, फिर यहाँ से मान लो ये पूरा 1000 सालों में ये जान गए कि क्या होता है, तो यहाँ से धीरे धीरे किस कंटिनेंट पे इधर गया होगा, तो यहाँ आप कम्युनिकेशन का माध्यम देखिए, अभी नॉर्थ इंडिया का कोई आदमी साउथ इंडिया में चला जाए तो वहाँ की भाषा मान लो आपको मराठी है, तमिल है, तो आप हिंदी बोलते हो तो वहाँ की तमिल नहीं समझ पाओगे। अभी इंडिया में इस समय जो मॉडर्न टाइम में जी रहे हैं, तभी भी हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे भारत में ही, तो वो तो मतलब आदि मानव थे यार, वो मतलब पढ़े लिखे नहीं थे, इसके लिखित साक्ष्य हम पढ़ भी नहीं पाते हैं, तो उस कैसे कम्युनिकेशन करते होंगे, मान लो आके खोजिए कर लिए सब, मान लो आके खोजिए, आके खोजिए कर लिया, तो आके खोजिए कर लिया, अब इससे कैसे यहाँ तक ले जाएगा, पहले तो ये फैलाएगा, यहाँ सब लोग जानेंगे, उसके बाद यहाँ जानेंगे, उसके बाद यहाँ जानेंगे, उसके बाद यहाँ, उसके बाद तब ना सभी लोग जानेंगे। तो पूरा पाषाण काल में तो इसका आविष्कार हुआ था, लेकिन धीरे धीरे मध्य पाषाण काल आता है, मध्य पाषाण काल के बहुत सारे लोग इससे परिचित हो जाते हैं। उसके बाद से नव पाषाण काल आता है, तो नव पाषाण काल का मानव क्या होता है, नव पाषाण काल का मानव उससे मतलब पूरी तरह से पूरे मतलब नव पाषाण काल आते आते
इस कॉन्टिनेंट का मानो, इस कॉन्टिनेंट का मानो, इस कॉन्टिनेंट का, इस कॉन्टिनेंट का, इस कॉन्टिनेंट का, सभी लोग आग के प्रयोग से परिचित हो जाते हैं। यानी अब आग का प्रयोग सुचारू रूप से सभी लोग करते हैं, यानी सभी लोग आग का प्रयोग, यानी नवपाषाण काल आते आते सभी मानव आग से एकदम रूब हो जाते हैं, ठीक ना। पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में तो यही बस मान लो यहाँ पर जानते जानते ये सब जाने, मान लो यहाँ तक सब जान गए आग का आविष्कार क्या होता क्या नहीं, लेकिन ये बेचारे अभी आग से परिचित नहीं है, ये आग देखकर भाग रहे हैं, आग का ही शिकार करना चालू कर दे रहे हैं। तो ये परिचित होंगे, मान लो ये मध्य पाषाण काल आते आते ये परिचित हो जाएंगे, मध्य पाषाण आते आते ये परिचित हो गए, ठीक है आग हम लोग यूज करेंगे। बेचारे ये नहीं है, मान लो इसमें परिचित है, बहुत थोड़ा भाग है, धीरे धीरे नव पाषाण काल आते आते ये सब परिचित हो जाएंगे। यानी नव पाषाण काल आते आते आग से सभी मानव रूब परिचित हो जाते हैं। आग का तब एकदम सब प्रयोग, कोई भी प्रयोग आविष्कार होता है तो जब तक पूरे कम्युनिटी में आविष्कार का फायदा नहीं पहुंचेगा तब तक हम उसको व्यापक नहीं मानेंगे। मान लीजिए एडिसन ने विद्युत बल्ब बनाया, मान लीजिए एडिसन ने विद्युत बल्ब बना दिया, एडिसन ने विद्युत बल्ब बना दिया, मान लीजिए एडिसन ने विद्युत बल्ब बनाया, तो विद्युत बल्ब बनाया तो केवल अपने घर में जलाएगा तो हम उसको आविष्कार कहेंगे, उसका प्रयोग तो पूरा अभी होना बाकी है ना। जब लोग मान लीजिए इंडिया हो गया, मान लीजिए क्या हो गया, एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, तो जब तक मान लो यहाँ तक आविष्कार किया अपने घर में तो कोई नहीं जानेगा, जब तक कि धीरे धीरे कॉन्टिनेंट में फैल नहीं जाएगा, हाँ विद्युत बल्ब का आविष्कार हुआ है, हाँ तो ये पूरे लोग जानेंगे, फिर धीरे धीरे यहाँ तक आएगा। क्योंकि कम्युनिकेशन का माध्यम सोचिए कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल में क्या रहा होगा, इस समय ट्रेन है, हवाई जहाज है, सारे कुछ है, तभी भी हम अगर नॉर्थ इंडियन, मान लीजिए कोई नॉर्थ इंडियन है, साउथ इंडियन से कम्युनिकेट करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि वो तमिल नहीं जानता, हिंदी, ये हिंदी नहीं जानता है, तमिल नहीं जानता। लेकिन उस समय में तो और व्यापक स्थिति रही होगी, यहाँ से जाने में भी टाइम लगता, क्योंकि एरोप्लेन नहीं था, साधन क्या था, आप सोच सकते हैं उस समय क्या रहा होगा। अब फिर यहाँ से धीरे धीरे यहाँ तक इम्प्लीमेंट करेगा, एशिया जानेगा, फिर मान लीजिए साउथ अफ्रीका जाना, फिर ऑस्ट्रेलिया जाना, यूरोप जाना, तब ना होगा पूरा, मतलब सभी लोग परिचित हो जाए तब ना, हाँ विद्युत बल्ब का आविष्कार हुआ है, मतलब आविष्कार तो यही हुआ, लेकिन विद्युत बल्ब का पूरा प्रयोग पूरी कम्युनिटी जान गई, यानी अब उसका डिप्लोमा हो, मतलब पूरी कम्युनिटी में इसका प्रचार हो जाएगा। तो नव पाषाण काल वही समय है जब पूरे आदिमानव लोग, मैंने पूरी सभ्यता आग से परिचित हो जाती है, क्योंकि आग का परिचय, अब आग का आविष्कार जो है पूरा पाषाण काल की महत्वपूर्ण खोज थी, लेकिन खोज थी, अभी खोज होता तो उसको पूरा फैलने में तो टाइम लगेगा ना, तो वही टाइम लगा, तो आते आते नव पाषाण काल तक पूरी तरह से, मतलब समझ, पूरी तरह सभी लोगों में मतलब इस ज्ञान का भंडार हो गया, कि मतलब ज्ञान हो गया कि अग्नि का किस प्रकार यूज करना है। इस चीज को हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे और कंफ्यूजन नहीं आएगा। आते आप ये महत्वपूर्ण तथ्य क्या है इसको देखेंगे। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, हड्डी निर्मित मातृदेवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है, कहाँ से हुई है, देखिए हड्डी निर्मित मातृदेवी की प्रतिमा प्राप्त की है, हड्डी से ही मातृ देवी की प्रतिमा बनाते थे सब, उसमें हड्डी को बहुत सुडौल बना के गड़ के बनाते, बहुत मजबूत होती थी हड्डियां, होती भी हैं, उसमें क्या शक है, अभी ये हड्डियां मजबूत होती है। लोहंदा नाला क्षेत्र जो बेलन घाटी से है, यहीं से प्राप्त हुई है, यानी हड्डी निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से मिली है, लोहंदा नाला क्षेत्र, बेलन घाटी। आप कहेंगे बेलन घाटी क्या है, एक बेलन नदी हुआ करती थी उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर तक ये आती थी, तो यहीं से क्या प्राप्त हुआ है, हड्डी निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। अब आते हैं बृहद पाषाण स्मारक की पहचान की गई, कहाँ पर, मृतकों को दफनाने के स्थान से, मृतकों के दफनाने के स्थान से बृहद पाषाण स्मारक की पहचान की गई। अब आते हैं, अब आइए राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो भोपाल में स्थित है, इस बात को आप याद रखिए।
गैर, अब इसको गौर से देखिए, गैर मृत भांड पात्र, ये क्या है? गैर मृत भांड पात्र। देखिए गैर मृत भांड पात्र जो होता अध पके होते थे, पूरे पके नहीं होते, मृत भांड पर पूरे पके होते। गैर मृत भांड मतलब छोटे होते हैं, अध पके होते हैं, और इनका नामांकन हस्तिनापुर में, इनका नामांकन हुआ, इसका प्रमाण मिलता है हस्तिनापुर में। आप ये सोचेंगे हस्तिनापुर है कहाँ? हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के पास में स्थित है हस्तिनापुर। वहीं से गैर गैर मृत भांड पात्र मिले हैं। गैर मृत भांड पात्र अध पके होते थे, यानी पूरा पके नहीं होते थे। अब आ जाते हैं भारतीय पुरातत्व से संबंधित तथ्य क्या है। देखिए भारतीय पुरातत्व से संबंधित तथ्य क्या है। तो भारतीय पुरातत्व से संबंधित तथ्यों को जान लीजिए। जैसे 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम भारत के सर्वप्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षण नियुक्त किए गए, मतलब नियुक्त हुए। और आइए 1863 में क्या हुआ? 1863 में भारत के पाषाण कालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हो गया। फिर 1871 में क्या होता है? 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण भारत सरकार के एक विभाग के रूप में गठित होकर काम करना प्रारंभ कर देता है। आप जानते हैं पुरातत्व सर्वेक्षण का काम ही बहुत इंपॉर्टेंट है, काम करना प्रारंभ कर देता है। ये सब अंग्रेज ही करवा रहे थे, जो चीजें हमारे पक्ष में थी उसको घोटे जा रहे थे साले। अब यहाँ देखो ये क्या है, 1901 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को केंद्रित, मतलब लॉर्ड कर्जन के समय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को केंद्रीकृत कर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का नया नाम दिया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का नया नाम दिया गया तथा जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिर्देशक बनाया गया। इसे पढ़िए। अब नोट में क्या जानना है? नोट में जानिए, ये नोट क्या दिया, नोट में जानिए। मध्य पाषाण कालीन मानव पेट भरने के लिए मछलियों का भी शिकार कर लिया करता था। अच्छा भाई, क्यों नहीं करेगा? भूखा थोड़ी ना सोएगा। जो मान लीजिए एक मछली कैसे मिलेगी, आप सोचिए। यहाँ दिया ना, इससे अगर रीजनिंग मैथ के छात्र हैं तो ये मछली का दिया है, मछली का शिकार। यानी पाषाण काल के लोग कहीं, मतलब पानी जहाँ होता था पीने का शिकार, इस समय नलकूप और ये आरओ का पानी और ये नल और कुएं नहीं मिलते थे, तो कहाँ होते थे, कहाँ रहते थे? नदी के किनारे। नदी के किनारे होंगे तो मछलियां भी मिलेंगी। अरे भाई, वो तो जानवरों को मार के खाते थे, मछली मिलेगी तो छोड़ेंगे, मछली भी खाएंगे। तो मछलियों का शिकार करते थे, मछलियों को भी खाते थे, मांस उसमें भी होता, उसमें भी खाते, क्योंकि ये पानी भरते नदी जाते होंगे तो कूदती होगी तो पकड़ के खा लिए होंगे, चीख लिए होंगे, तो उसका वही खाना चालू कर दिए होंगे। मान लो ये पानी भरने गया, ये पानी भरने गया, इसमें आया पानी भरने, तो देखा अच्छा ये भूखा है, मछली छटक रही है, इसको भी पकड़ के अच्छा खाते हैं। भाई भूखा है तो खाएगा ही, तो खा लिया होगा, तो इसको फिर या बताया होगा सबसे, सब आपको इसमें मछलियां पकड़ पकड़ के खाने लगे होंगे। ठीक है, तो मछलियों को भी खाते थे। हाँ, ये मछलियों को खाते थे। हालांकि कृषि का भी विकास हो गया था इस आते आते, लेकिन आप वो नहीं कर रहे हैं, धीरे धीरे फैला होगा ना, धीरे धीरे इसको धीरे धीरे कम्युनिटी में फैला होगा। कृषि कैसे करना, कौन सी फसल है। अभी गाँव में देखिए कौन सा पड़ोसी कौन सा फसल बो रहा है भाई, है तो उसी फसल को लोग लाते, कौन सा पैदावार ज्यादा होगा कौन सा नहीं होगा। तो इसमें होता उस समय भी धीरे धीरे न फैला होगा, कम्युनिकेशन का माध्यम था ही नहीं, होगा था ही नहीं। ये क्या है? पाषाण काल के विशिष्ट औजार। भाई पाषाण काल के विशिष्ट औजार वही पत्थरों के सूक्ष्म औजार थे, यानी पत्थर के, पाषाण का मतलब पत्थर होता है, पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर होता है। सूक्ष्म पत्थरों के औजार हुआ करते थे, समझ में आ गया? सूक्ष्म पत्थरों के औजार हुआ करते थे मध्य पाषाण काल में। नौ पाषाण काल लगा तो नौ पाषाण काल आते हैं तो उसी का भाला बना लेते सब, एकदम खूब नुकीला बना बना के मारते थे, सब जानवरों को शिकार करते थे। हैं, पहिए का आविष्कार नौ पाषाण काल में हो जाएगा।
हैं, ये कृषि का आविष्कार कर लेंगे, किसी को बड़े पैमाने पर खेती करने लग जाएंगे सब। अब आइए आगे चलते हैं। अन्य संबंधित तथ्य देख लीजिए, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण। अन्य संबंधित तत्व क्या है? मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। फलक मतलब फलकों की अधिकता के कारण। अब ये देखिए, फलक होता क्या है? पत्थरों का बना एक औजार होता था फलक, जिससे जंगली जानवरों का शिकार करने में उनको सहायता होती थी। और जंगली जानवर को ये अगर इन पर अटैक करता था तो उससे भी ये सहायता करते थे। हैं। और ये 14 मानव कंकाल प्राप्त हुई, कहाँ से हुई ये भी देख लो। 14 मानव कंकाल लंगनाज गुजरात से प्राप्त हुए। लंगनाज गुजरात से प्राप्त हुए। लंगनाज कहाँ है? गुजरात में। वहीं से 14 मानव कंकाल प्राप्त होते हैं। भारत में पाषाण काल के विषय में सर्वप्रथम जानकारी प्राप्त हुई मध्य पाषाण, भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में सर्वप्रथम जानकारी 1867 से 1868 में हुई। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाले स्थान लहुरा देव। अब ये पूछोगे लहुरा देव ये है कहाँ, पहले यही बता दो लहुरा देव है कहाँ। तो लहुरा देव देखिए भाई, लहुरा देव जो है वो उत्तर प्रदेश में है। लहुरा देव कहाँ है? लहुरा देव उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के, अच्छा उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो ये लहुरा देव उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में स्थित है। अच्छा, यहाँ से क्या मिला? यहाँ से प्राप्त चावल का समय निर्धारित किया गया। एक चावल मिला, चाउर, जिसको भात बनता है। चाउर, चावल जानते हो ना, चावल, वही यहाँ से चावल के प्रमाण मिले हैं। और चावल का प्रमाण का समय निर्धारण कब किया गया? यानी कार्बन 14 से देखा गया होगा, उसका समय निर्धारण किया गया होगा। तो 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के मध्य पाया गया। यानी दुनिया में खोजा गया सबसे पहला शाकाहारी भोजन का प्रमाण कहा जा सकता है। अब समझ में आया कि भारत के लोग पहले से ही शाकाहारी भावना से मतलब जुड़े हुए थे। देखिए तभी तो यहाँ वेद पुराण और लिखे गए होंगे। जैसे मान लो नवपाषाण काल के बाद क्या आ जाएगा? ये नवपाषाण कालिक सभ्यता है। लहुरा देव, लहुरा देव कौन सा है? लहुरा देव जो है वो नवपाषाणिक सभ्यता है। और नवपाषाणिक के बाद धीरे से आ जाएगा कौन सा? सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद वैदिक सभ्यता आ जाएगा। वैदिक सभ्यता हम देखेंगे, पाठों को पढ़ेंगे, शाकाहारी भावना के रहेंगे लोग, तो धीरे धीरे मतलब सांस्कृतिक भावना पहले से हमारी डेवलप होती आ रही है। तभी तो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में चावल की खेती का प्रमाण होता था, यानी लोग चावल खाते थे। यानी अब चावल से ही पेट भरने की कोशिश करते रहे होंगे, शिकार भी करते होंगे। आज भी जैसे मान लीजिए लोग मांस भी खाते हैं, चावल भी खाते हैं। तो उस समय मतलब शाकाहारी भोजन सबसे पहले यही मिला है। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर के लहुरा देव में शाकाहारी भोजन चावल मिला है। 9000 ईसा पूर्व से लेकर 7000 ईसा पूर्व के मध्य मिला है। क्या बात है यार। फिर अब ये तो समझ गए क्या उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में मिला हुआ है। अब ये क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप में 7000 ईसा पूर्व, ये भारतीय उपमहाद्वीप की बात कर रहा है। 7000 ईसा पूर्व के लगभग गेहूं का साक्ष्य प्राप्त हुआ। कहाँ से प्राप्त हुआ? मेहरगढ़। मेहरगढ़ है कहाँ? मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। और पाकिस्तान तो 1947 के बाद ना, 1947 में ना अलग देश बना, नहीं तो हमारा भारत का ही तो पार्ट था, भारतीय उपमहाद्वीप का ही तो वो भाग है। हैं, वो जिन्ना की दिमाग की उपज पाकिस्तान की उपज हो गई। और पाकिस्तान ना, पाकिस्तान देखिए, पाकिस्तान हमारे में से तो कट के अलग हुआ है। हैं, अखंड भारत का पार्ट हुआ करता था पाकिस्तान, ईरान से लेकर के वो कंबोडिया तक, और तिब्बत पूरा हमारा देश था। तो ये समझ में आ गया। मेहरगढ़ कहाँ है? तो मेहरगढ़ को मैंने बता दिया,
कहाँ है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। और ये जो स्थल मिला है, ये कौन सा स्थल है? नवपाषाण काल का स्थल है भैया। लहू ये जो मेहरगढ़ है, नवपाषाण काल का स्थल है। लहुरा देव भी नवपाषाण काल का स्थल है। और यहाँ देखिए, लहुरा देव के बाद लहुरा देव के बाद चावल चावल के साक्ष्य वाला दूसरा प्राचीनतम भारतीय नौपाषाणिक स्थल कहाँ है? तो कोल्डी हवा। कोल्डी हवा से क्या मिला है? चावल की भूसी मिली है। चावल की भूसी मिली है, भूसी। यानी दुनिया में इस तरह के पहले साक्ष्य भारत के कोल्डी हवा में मिला। कोल्डी हवा में चावल की भूसी का प्रमाण मिला है। अब ये कहो कि कोल्डी हवा है कहाँ? तो कोल्डी हवा जो नवपाषाणिक स्थल मिला है वो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में कहाँ है भैया? तो उत्तर प्रदेश में एक बेलन नदी है जो गंगा नदी के राइट साइड में बहती है और मिर्जापुर तक आती है। उसी बेलन घाटी से उसी बेलन घाटी में स्थित है। उसी बेलन घाटी में इलाहाबाद होगा। इलाहाबाद के साउथ में ये स्थान है क्या? कोल्डी हवा। यहीं से क्या दुनिया का पहली तरह मतलब दुनिया में इस तरह की पहला साक्ष्य मिला चावल की भूसी का प्रमाण यहीं से मिला है। कितना साल पुराना ये कितना साल ये पुराना है मिला है कोल्डी हवा से जो चावल का? तो ये 6,500 ईसा पूर्व का है। 6,500 ईसा पूर्व क्या मिला था? उत्तर प्रदेश के कोल्डी हवा से चावल की भूसी का प्रमाण मिला है। कोल्डी हवा जानते हैं क्या है? इलाहाबाद के साउथ में बेलन घाटी के पास में कोल्डी हवा स्थित है। कोल्डी हवा एक नवपाषाणिक स्थल है। अब देखिए यहाँ पर क्या था? यहाँ पर 900 से 700 था ना। 900 से 700 भारत में ही मिला है ना। 900 से 9,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व के बीच में क्या मिला है हमें? चावल का प्रमाण मिला है। और भूसी का प्रमाण क्या मिला? भूसी का प्रमाण 6,500 ईसा पूर्व में मिला है। समझ में आ गया? तो इस तरह का प्रमाण दुनिया में पहली प्रकार मिला है। ठीक है। और चावल का भी तो पहला मिला है, सबसे पहले भारत में मिला है। अब मक्का का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ? तो मक्का का सर्वप्रथम साक्ष्य मैक्सिको में प्राप्त हुआ। ये बता दो भैया, मैक्सिको है कहाँ? मैक्सिको किस कंटिनेंट का बताओ, कमेंट करो। जैसे देखो, मैक्सिको जो है ये नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, साउथ अमेरिका का? आपको नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। ये अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के उत्तर में स्थित है मैक्सिको। यहीं से दुनिया में पहली बार मक्का के साक्ष्य मिले हैं। यानी मकई के खेती का साक्ष्य मैक्सिको से मिले हैं। ठीक है ना। अब आ जाते हैं फुफकराल। फुफकराल का अर्थ क्या होता है? ये देखो, फुफकराल का अर्थ होता है कुलाल या कुम्हार। कुलाल या कुम्हार। फुफकराल का अर्थ क्या होता है? कुलाल या कुम्हार। मतलब कुम्हार क्या बनाता था? मिट्टी के बर्तन बनाता था, उसी को कुलाल या कुम्हार कहा जाता था। मिट्टी के बर्तन जो बनाता था। ठीक है। यहाँ देखिए भारतीय उपमहाद्वीप है। भारतीय उपमहाद्वीप में अब देखिए लहुरा देव क्यों इम्पोर्टेंट है? भारत में मेहरगढ़ पाकिस्तान में लहुरा देव से क्या मिला है? लहुरा देव यूपी के उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है लहुरा देव। यहाँ से चावल के प्रमाण मिले हैं। और मेहरगढ़ कहाँ है? मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। यहाँ मेहरगढ़ क्या? पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। यहाँ से क्या क्या चीजें मिले देखिए, लहुरा देव से क्या मिला है? कृषि यानी चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं जो मैंने बताया। और यहाँ से क्या मिले हैं? मेहरगढ़ से देखिए, मेहरगढ़ से क्या मिले हैं? जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है, यहाँ से मिले हैं गेहूं के प्राचीनतम साक्ष्य। यानी गेहूं पाकिस्तान के मेहरगढ़ के बलूचिस्तान से मिले हैं प्राचीनतम साक्ष्य। ये नवपाषाण कालिक स्थल है सब, नवपाषाण काल के सब स्थल है। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो मिला है, यहाँ जो मिला ये चावल का जो मिला है
लहुरा देव से। इसका समय निर्धारण 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। और जो ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के मेहरगढ़ जो नौपाषाणिक स्थल है, वहाँ से जो गेहूं के प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो कब मिले हैं? 7000 ईसा पूर्व में, 7000 ईसा पूर्व में मिले हैं। यानी भारत में इससे पहले चावल मिल गया था, मतलब मेहरगढ़ मिलने से पहले ये चावल मिल गया था यहाँ पर, तो देख सकते हैं। तो आपसे यही कहना चाहूंगा, अगर आप यहाँ देखिए नोट, इस प्रकार चावल का या कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य वाला स्थान लहुरा देव है। लहुरा देव क्यों है? क्योंकि देखिए लहुरा देव 900 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व यहाँ चावल का यानी सबसे पहले पूछ दे किस फसल का खोज हुआ, तो चावल का हुआ भैया। क्यों? क्योंकि ये तो पाकिस्तान के जो मेहरगढ़ में हुआ वो 7000 ईसा पूर्व हुआ, और यहाँ देखेंगे कि चावल का आविष्कार जो हुआ वो 900 से 700 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के बीच में होता है। तो प्राचीनतम तो हुआ ना लहुरा देव से जो चावल का साक्ष्य मिला है। तो वो ठीक है, आपसे यही कहना चाहूंगा, यदि आप हमारे साथ जुड़ के पढ़ना चाहते हैं, आपको समझ में आता है, तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि वही हमारी ताकत है। उस ताकत को बनाए रखें, क्योंकि ताकत को बनाना ही आपकी जिम्मेदारी है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और हमारी हौसला को बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए आपकी ताकत की आवश्यकता है हमें। जय हिंद।